हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। साथ ही साथ दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे, अंतर जानेंगे। तो आइए जानते हैं इन दोनों टर्म को क्या होता है। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दोनों भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी के महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत हैं, जो तब लागू होते हैं जब एक से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में शामिल होते हैं। ये दोनों अवधारणाएं सामूहिक अपराधों यानी कि ग्रुप लायबिलिटी से जुड़ी होती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी होते हैं। तो उन सारे अंतर को और इनके बारे में अच्छे से समझेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य अभिप्राय, जो कि सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत आता है। आइए इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं कि कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी क्या कहता है और क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य के साथ किसी अपराध को अंजाम देते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनका उद्देश्य सेम हो और वो किसी अपराध को अंजाम देते हैं, तो उन सभी को उस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जैसे कि उन्होंने अकेले वह कार्य किया हो, यानी कि दोनों को उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा, जैसे कि किसी एक ने अकेले ही किया हो। आइए अब जानते हैं इस टर्म है जो भी कॉमन इंटेंशन, इसके इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं, क्या है मुख्य तत्व इनके। तो सबसे पहला है एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि इस टर्म में दो या दो से अधिक व्यक्ति, अधिक लोग होने चाहिए। अगला है कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य अभिप्राय, सबका उद्देश्य और मंशा एक होना चाहिए। प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, यानी कि पूर्व योजना, कुछ हद तक योजना या समझ होना आवश्यक है। उसके बाद है साझा कार्यवाही यानी कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबने किसी न किसी रूप में क्रियाशील रूप से भाग लिया हो, यानी कि जो भी ऑफेंस है उसमें सबका भागीदारी होना चाहिए। आइए अब जानते हैं इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हो सकता है कॉमन इंटेंशन का। तो उदाहरण से इसको समझते हैं। तीन लोग मिलकर एक व्यक्ति को मारने की योजना बनाते हैं और उस पर हमला करते हैं। भले ही एक ही व्यक्ति ने अंतिम वार किया हो, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि सबका मंशा एक था, तो आईपीसी की धारा 34 के तहत सबको समान रूप से दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि तीनों का इंटेंशन सेम था। भले ही वार एक व्यक्ति ने किया, दो व्यक्ति उसकी सहायता कर रहे हो वहां खड़ा होकर, तब भी तीनों लायबल होते हैं, इसके लिए तीनों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। आइए अब हम लोग अगला जानते हैं कि क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि सामान्य उद्देश्य। सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत आता है, जो कि इसका परिभाषा जानते हैं क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट। सब कुछ जानेंगे इसके बारे में आगे। चलिए जानते हैं क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो जब कोई गैर कानूनी जमावड़ा यानी कि अनलॉफुल असेंबली किसी अपराध को उसके सामान्य उद्देश्य के लिए अंजाम देता है, तो उस जमावड़े के हर सदस्य को उस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, यानी कि जो जो मेंबर है उस अनलॉफुल असेंबली का, उन सबको इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, सबको दोषी माना जाता है। आइए अब जानते हैं इनके मुख्य तत्व क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो चलिए जानते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के इंग्रेडिएंट्स को, मुख्य तत्व को। तो इसमें कम से कम 5 व्यक्ति होना चाहिए। धारा 149 यानी कि सेक्शन 149 के तहत गैर कानूनी जमावड़ा कम से कम 5 व्यक्तियों से मिलकर बनना चाहिए। गैर कानूनी उद्देश्य यानी कि इनका इंटेंशन होना चाहिए कानून के खिलाफ, यानी कि कोई भी उद्देश्य हो जो कि गैर कानूनी होना चाहिए। समान उद्देश्य होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट, सबका उद्देश्य समान होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि पूर्व योजना हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि प्री प्लानिंग हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होना चाहिए। सक्रिय भागीदारी जरूरी नहीं, इसमें कोई सक्रिय भागीदारी जरूरी नहीं है, सिर्फ जमावड़े का हिस्सा होना ही पर्याप्त है, यानी कि आप अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा थे, इतना काफी है। आइए अब इसके एग्जाम्पल को जानते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट का उदाहरण क्या हो सकता है। चलिए जानते हैं। 5 लोग एक गांव में जाकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जाते हैं। उनमें से केवल 2 लोग ही तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि सबका समान उद्देश्य वही था, तो सभी को धारा 149 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सब मारने के इंटेंशन से जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही व्यक्ति इस पर हाथ उठा पाते हैं या फिर इसे मार पाते हैं। तो 149 के तहत सभी को दोषी ठहराया जा सकता है।
आइए अब हम लोग जानते हैं कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले न्यूनतम सदस्य में अंतर जानते हैं कि सबसे कम यानी कि कितने मिनिमम पर्सन हो सकते हैं इसके लिए। तो कॉमन इंटेंशन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। क्या प्री प्लानिंग में क्या अंतर है? तो कॉमन इंटेंशन में प्री प्लानिंग आवश्यक है और कॉमन ऑब्जेक्ट में प्री प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कॉमन इंटेंशन में सबका इंटेंशन सेम होना चाहिए, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में सबका उद्देश्य सेम होना चाहिए। सक्रिय भागीदारी कॉमन इंटेंशन में जरूरी होती है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई जरूरी नहीं होती है। साथ ही साथ अगर इन पर लागू होने वाली धारा में अंतर देखें तो कॉमन इंटेंशन आईपीसी की सेक्शन 34 है और कॉमन ऑब्जेक्ट आईपीसी की सेक्शन 149 है। आइए अब जानते हैं न्यायालय की टिप्पणी क्या है, केस लॉ क्या है इन दोनों से रिलेटेड। तो 2 केस लॉ है जो काफी इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। एक है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर 1925 और एक है लालजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1989। तो अगर आपको इन दोनों केस के बारे में अच्छे से इनके फैक्ट्स और जजमेंट जानने हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो इस पर जरूर लेके आऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।